मैं देख रहा हूँ आजकल बड़े क्वेश्चंस हमारे चैनल पे भी आए हैं कि एवोल्यूशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे मुसलमान एज अ प्रैक्टिकल एविडेंस आ रहे हैं एवोल्यूशन के दुनिया में। देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इफ़ यू गो दैट वे। और मैं काफ़ी दफ़ा मैंने ये क्वेश्चन इवेड किया, आपने नोटिस किया होगा हमारी पुरानी वीडियोज़ में कि मैं जान के इस सवाल की तरफ इसलिए नहीं जाता बिकॉज इसका उस मसले से इतना बड़ा ताल्लुक नहीं है जो इस वक्त मसला दुनिया को लाक है, मुस्लिम उम्मा को। बहरहाल ये क्वेश्चन इतनी दफ़ा पॉपअप हो गया कि मैं वो दोनों मसलों को इकट्ठा ही हल कर देता हूँ। एक तो सोच का मसला और एक ये जो लॉजिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की गई है फॉर एवोल्यूशन। सिर्फ गांधी साहब ने नहीं कहा, काफ़ी सारे और स्कॉलर्स भी हैं जो कि इस चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं। और अब मैंने काफ़ी और मुझे वीडियोस किसी बच्चे ने लिंक में भी भेजी कि इस वक्त इस बच्चे का कोई टर्किश बच्चा है, आई डोंट नॉट नो हिज नेम, वो भी उन्हीं को इन्वोक कर रहे हैं और काफ़ी फॉलोइंग्स हैं। एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट फॉलोइंग, डॉकिंस से ज़्यादा या डार्विन से ज़्यादा तो किसी की फॉलोइंग नहीं है ना। तो एवोल्यूशन का जो बिग डैडी ऑफ द होल थॉट प्रोसेस है वो तो चार्ल्स डार्विन है। उसकी फॉलोइंग्स बिलियंस में है, मिलियंस में नहीं है। सो लेट्स जस्ट एड्रेस दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज अ मुस्लिम मैं आपको एक वन लाइन स्टेटमेंट दे दूं कि मुस्लिम्स कैन नॉट बिलीव इन द एवोल्यूशन एज अ कॉन्सेप्ट, लेट अलोन एज अ फैक्ट, बिकॉज इट काउंटर्स एंड pierces the very core of the whole concept of creation and the purpose of human beings. Now इसकी तफसील में मैं जाता हूं क्योंकि अभी जहन में आपको कंफ्यूजन आ सकती है कि एवोल्यूशन से पर्पस तो उन्होंने वही रखा है। और बहरहाल वी कैन गो इनटू एंड वी विल गो इनटू दैट। लेट मी जस्ट क्विकली रन दिस डाउन बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले तो एवोल्यूशन को क्यों नहीं मान सकते हम, वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी भी आइडेंटिकली डिफरेंट क्रिएशंस दुनिया और कायनात में बनाई है ना, उनको रेफरेंस किया है। अल्लाह ताला ने खुद रेफर किया है कि अलग अलग मखलूकात बनाई और उनको किसी के ऊपर फजीलत दी, किसी के ऊपर फजीलत दी। अब ये रेफरेंसिंग जो है ना, ये अल्लाह ताला से, फॉर एग्जांपल डिक्शनरी बताती है कि लफ्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, डिक्शनरी रिकग्नाइजेस द वर्ड देन दैट्स अ वर्ड। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट कुरान बताता है कि कुरान में अगर वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है तो दैट्स अ रिकग्नाइज कॉन्सेप्ट। कुरान पाक ने इर्तिका का इंसानी जो पूरी की पूरी जर्नी है एवोल्यूशन की, उसको रिकग्नाइज दैट अलोन मेंशन ही नहीं किया। और अगर ये कॉन्सेप्ट पहले से होता तो अल्लाह ताला इसको रद्द या तस्दीक कर देते तो रिकग्निशन मिल जाती। अब इसके पीछे जवाब क्या मैं देता हूं, मैं आपको भी बता देता हूं। सबसे पहले तो इस्लाम की इस पूरी की पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करें कि इस्लाम, अल्लाह ताला ने क्या बताया, जर्नी क्या है, और एज अ मुस्लिम फिर क्या क्या चीजें हमें, कौन कौन से सतून तोड़ने पड़ जाएंगे और उन सतूनों के ऊपर कौन कौन सी इमारतें खड़ी हुई हैं वो खुद ही गिर जाएंगी आपके जहन में अगर हमने ये सतून हिला दिए तो। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया कि अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर आदम और हवा को जब बनाया तो फिर उनको बताया कि ये फलां जो दरख्त है इसका फल नहीं खाना तुमने। नाउ दैट्स अ कॉन्सेप्ट जो कि इस्लाम रिकग्नाइज करता है इस बात को। अब जन्नत से फिर जमीन पे उतारा का लफ्ज है कुरान पाक में, उतारा। नाउ दैट्स अ clear recognition and a conceptual development of all human beings that this world, this planet is not a part of Jannah. अहादीस की कसीर तादाद है इसके ऊपर कि जन्नत जमीन से कितने फासले पे दूर है, दोज़ख कहां पे है, आसमान के दरवाजे खुलेंगे नहीं दोज़खियों के लिए, आसमान के दरवाजे कुरान पाक में बताया, और जन्नतियों के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे। इसका मतलब है जन्नत इज अ प्रॉपर कॉन्स्टलेशन समवेयर अप इन सम हेवंस। नाउ अब रही बात एवोल्यूशन के ऊपर। एवोल्यूशन इटसेल्फ के अंदर मसला क्या है, मैं क्यों नहीं मान रहा। पहली बात तो ये सारे के सारे सतून गिर जाएंगे हमारे, ठीक है, जन्नत जमीन पे लेके आनी पड़ेगी और हज़रत आदम की जो डेटिंग है वो पीछे लेके जानी पड़ेगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, वरना मुझे कोई मसला नहीं है एवोल्यूशन को मानना। हालांकि एवोल्यूशन के जो बाकी के मसले हैं मैं आपको बताता हूं। अब मसला मुझे क्या है एवोल्यूशन से, वो ये कि एवोल्यूशन की बेसिस नहीं पता इन लोगों को जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर समझ के एवोल्यूशन को बीच में दाग रहे हैं। वो क्या, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एवोल्यूशन ये कहती है कि इंसान, कुत्ता, बिल्ला, खच्चर, घोड़ा, हाथी, दरख्त, पौधे, सारा कुछ शुरू में एक सेल था, उसके बाद नबातात अलग हुई, फिर हैवानात की बारी आई
और हैवानात के लिए एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो एक जरासीम था, वहां से सारे के सारे लिविंग क्रीचर्स ने निकलना है। अब तो छिपकली से लेके बिल्ली, मछली, सारा का सारा लिविंग क्रीचर जो फाइलम एनिमेलिया है, वो सारा का सारा एक सिंगल सेलुलर एनिमल से स्टार्ट हुआ। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल द एवोल्यूशन बिलीवर इज that when this one cell was going on through, what stage did it actually develop the brains to understand the future of how to survive as a reproductive organism? This cannot be done in trillions and trillions of years rather than just millions, a few millions of years जो आपने बना दी। Understand what I'm trying to tell you. This little organism, which is smaller than the coronavirus, when can it possibly and how can it possibly develop that brain function to understand that I need a woman and I need a man so that they can mate together to reproduce? This is such a preposterous equation which is not possible to be done. For example, मतलब आप किसी भी एक चीज को करंट स्टेट के ऊपर देखें और उसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू देखें, आप अगर इंटेलेक्चुअल वैल्यू भी वो भी जो एक्सट्रैपोलेट करके ना रिवर्स इंजीनियर करके या पीछे सिंगल सेल तक लेके लेते हैं, बिकॉज द स्टेज एट विच इट हैड टू डेवलप ए ब्रेन टू डू ऑल ऑफ व्हाटएवर वी कैन पॉसिबली डू राइट नाउ, at that stage it cannot possibly have been could be evolved to reproduce another female for itself. So it has to have two different brains coming in at a structure where they have not reproduced yet through a sexual course. And I'm just talking about this, the meiosis process here. There is so much problem with this theory of evolution and this theory. Please do not respect any theory. हजार theories हैं जो कि E equals mc squared है, वो भी theory है, तो डार्विन की भी theory है. There are a lot of ways through which a theory is determined a theory, and that is mostly in terms of all of this biology that Darwin was creating. It was a supposition based on literally no constants that he declared. आप मुझे एवोल्यूशन की कांस्टेंट्स बताएं तब आपको पता चलेगा. मैं साइंस का स्टूडेंट इसलिए बता रहा हूं, मैं खाली आपको अपनी ओपिनियंस नहीं यहां पे दाग रहा हूं. जब आइंस्टाइन ने कहा ना इक्वल्स एमसी स्क्वायर, तो उसने एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया और दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं. कांस्टेंट उसने कहा अभी टेस्ट कर लो, वेरिएबल्स क्रिएट करते ही आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगी. आप मुझे ये बता दें डार्विन ने कौन सी जगह के ऊपर ये चीज कांस्टेंट करवाई है कि यहां पे मैं तुम्हें सबूत दिखा देता हूं इस चीज के, बाकी के वेरिएबल जैसे मिलेंगे आपको नजर आ जाएगा. And you know what he used as constant? I'll tell you what he was supposing कि मैं उसकी presupposition का constant क्या है. उसकी presupposition है time. कि अगर time अगर मुझे इतना मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा. और मैं आपको टाइम ही के थ्रू उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके बता रहा हूं यहां पे एवोल्यूशन को, कि अगर एवोल्यूशन का टाइम के साथ किसी भी लेवल का कोई ताल्लुक होता तो हमें इंटरमिटेंट स्पीशीज ज्यादा तादाद में मिलती. ओरिजिनल स्पीशी इंसान की जो है वो कम फॉसिल में मिलती, जो ह्यूमनॉइड्स मिलने आपको 2 मिलियन के. जो इंटरमिटेंट स्पीशी मिलती, जो घोड़े और जिराफ के बीच की है, वो बहुत कसीर तादाद में फॉसिल्स मिलते उसके. मछली और इंसान की स्टेजेस जो हैं वो अरबों में होनी चाहिए थी, उनके फॉसिल में से एटलीस्ट एक तो मिल जाता. वी हैव एब्सोल्युटली नो वे टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उन फॉसिल्स की मिलने की वो तो मिल नहीं रही, और जिसकी लीस्ट प्रोबेबिलिटी है मिलने की वो मिल गई. नाउ द क्वेश्चन इन एवरीवन्स माइंड शुड बी, तो वो किन चीज के फॉसिल मिल रहे हैं हमें फिर? हमें बीच के किसी भी स्टेज के इंटरमीडिएट स्टेज के फॉसिल नहीं मिल रहे. आयरॉनिकली वो ज्यादा नीचे दब गए जाके, हालांकि ये सबसे नीचे दबने चाहिए. मैंने आपको लेयर कॉन्सेप्ट बताया ना, सबसे नीचे तो ये होने चाहिए. इंटरमीडिएट स्पीशी तो सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबसे आसानी से इसके फॉसिल मिलने चाहिए थे. सिवाय रॉक्स के, वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर उन्होंने एक अमीबा को टेस्ट किया है कि इसकी देखो स्टेजेस कैसे चेक किए उन्होंने. अगेन नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स, लेट मी टेल यू ऑफ हाउ टू लुक एट इट एज अ मुस्लिम. कि जब आपको इस तरह के ढांचे मिलते हैं तो ये फर्दर प्रूव कर देती है कि इंटरगैलेक्टिक चीजें दुनिया में आती भी रही हैं और जाती भी रही हैं, आती भी रहेंगी और जाती भी रहेंगी. और दाबतुल अर्द का कॉन्सेप्ट बहुत आसान करके ये बात बता देता है कि किसी और वो वाले परिंदे जिन्होंने याजूज माजूज को उठाना है आके, वो वाले अबाबील जो सूरह फील में आए हैं, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट्स लेके जो आते हैं परिंदे, इंसानों को
करोड़ों अरबों की तादाद में इंसानों को उठा उठा के पानी में फेंक रहे हैं अपने घोंसलों में ले जाने की बजाय। परिंदे तो पानी में नहीं रहते। नेचुरल परिंदा तो कोई अपना शिकार उठाता है, समझ ले इतना ताकतवर परिंदा निकाल भी लूं, और अरबों की तादाद में अल्बाट्रॉस आ रहे हैं, सदरन अल्बाट्रॉस दुनिया में आ रहे हैं क्योंकि सबसे बड़े परिंदा है वो आके याजूज माजूज को उठाता भी है। तो वो पानी में क्यों फेंकता है, अपने घोंसले में क्यों नहीं लेके जाता? Why is he cleansing according to some divine commandment which rhymes so well with the Quran and Hadith? And सूरह फील के अंदर वो अबाबील, कौन सी दुनिया के ऐसे अबाबील हैं जो कि आपने रखे हुए हैं, जो कि एक पत्थर उठाते हैं सल्फर का पत्थर उठाते हैं, उनको कुछ नहीं होता उस पत्थर से समहाउ, और वो पत्थर इतने एक्यूरेसी से मारते हैं आके कि तमाम तर लश्कर जो है वो भूस बन जाता है और उसको आग लगी हुई होती है। हमें एज अ मुस्लिम ये बात हमारे लिए एक बहुत कैजुअल सी बात होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीजें और मखलूकात और जानवर। मैं मिसाल एक और देता हूं आपको, दाबतुल अर्द की जो हदीस है, जो आखिरी निशानी का मतलब है कि जब ये सब हुज्जत जो उनके ऊपर जितनी भी निशानियां कुरान और हदीस की हैं और याजूज माजूज की हैं और दज्जाल की हैं, ईसा की हैं, ये भी खत्म हो जाएंगी जब लोगों ने नहीं मानना और फिर भी एवोल्यूशन लगे हुए होंगे उस वक्त, तो अल्लाह ताला आखिरी निशानी के तौर पे एक ऐसा क्रीचर भेजेगा। दाबतुल अर्द का मतलब क्या है, जमीन से निकलेगा, यही बताएगा ना। मगर अर्द का अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट लें तो वो भी इंटरगैलेक्टिक चीज ही है, और वो आके इनसे बाकायदा बातें करेगा और वो बनी इसराइल के खिलाफ आर्ग्यूमेंट देगा, क्योंकि वो बनी इसराइल से एड्रेस करते हुए अल्लाह ताला ने आयतें बताई हैं दाबतुल अर्द की। एंड दैट एनिमल विल स्पीक। हाउ कैन यू पॉसिबली एडहियर एज अ मुस्लिम, आप कैसे मान लेते हैं कि एक जानवर बातें करता है? कुरान पाक में लिखा हुआ है। और अगर आप ये मान सकते हैं कि एक जानवर बातें करता है, तो आपको क्या मसला है बाकी की तमाम चीजों को रिफ्यूट करने का? आपको इतनी अगर साइंस का शौक है ना, जो कि अच्छी बात है, एक पैरेलल स्टडी है, जितना अल्लाह ताला के कुरान के कॉन्सेप्ट की वैलिडेशन में आ जाए तो मान लें। जो चीजें नहीं आ रही उसको जबरदस्ती क्यों रेकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर आपको प्रॉपर इल्म नहीं है कुरान पाक के तमाम स्पेक्ट्रम का, हदीस के तमाम स्पेक्ट्रम का, थॉट के पूरे पिरामिड का, तो फिर इस तरह की कंफ्यूजन आएंगी। कहीं पे इस्लाम के अंदर एवोल्यूशन घुसा रहे होंगे, तो कहीं पे इस्लाम के अंदर एवोल्यूशन और एवोल्यूशन के अंदर इस्लाम। एंड इट्स नॉट जस्ट एवोल्यूशन, इट्स द रीजन व्हाई एवोल्यूशन एक्चुअली केम इनटू बीइंग। दैट्स व्हाट यू नीड टू नो। इंतहाई ज्यादा हाउ ऑब्टूस कैन यू बी एज ह्यूमन बीइंग्स, एज कॉन्शियस थिंकर्स, कि जब आप इतना ही ना पता हो कि डार्विन की थ्योरी का इंपैक्ट असल में कौन सी कॉज के ऊपर जाके लगता है आके, और ये अखलाकियात के तमाम तर पहलू पाश कर देता है, इंसाफ के तमाम तर पहलू पाश कर देता है, मोरालिटी को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। बिकॉज इफ वी केम फ्रॉम जस्ट अ सिंगल सेल and we are going to go back into the same cycle of vegetation or whatever word or tree I'm going to go back and into the whole process, then why am I even here? मैं क्यों करूं फिर नेकी के काम? If there is a kun, अल्लाह ताला का फरमाया हुआ कुन मेरे पीछे, और उसके पीछे रूह की इंस्टॉलेशन मेरे जिस्म के अंदर, और जिस्म की इंस्टॉलेशन में रूह के अंदर, और उस नफ्स की तमाम तर जो मैनिफेस्टेशन है उसको किस तरीके से ताबे करना है, उसका मकसद क्या है, वो नहीं मानूंगा मैं, और वो एवोल्यूशन से साबित नहीं हो सकता। इसलिए मैं एवोल्यूशन के इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं, ताकि आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने कौन से दुनिया बनाई हुई है, एवोल्यूशन से नहीं बनाई हुई दुनिया। क्योंकि एवोल्यूशन वाले भी बड़े प्रो क्रिएशनिस्ट हैं, कहीं पे मिक्स होते हैं कि हाँ तो अल्लाह ताला ने भी एवोल्यूशन ही का हुक्म दिया हुआ है, तो क्या होगा इसमें? अल्लाह ताला ने एवोल्यूशन का हुक्म दिया हुआ है तो मान लेते हैं, तो बाकी की सारी चीजें डिलीट करें। फिर कहता आदम को जन्नत में भी बनाया था, कुरान की वाली आयतें फिर तनसीख में लेके आए कि नहीं वो वहां पे कोई कंफ्यूजन आई है, या फिर कंफ्यूज्ड हाइब्रिड मॉडल बनाए मुसलमानों का कि जन्नत भी दुनिया में ही थी, सारे ह्यूमनॉइड्स भी दुनिया में थे, और फिर जन्नत का एक छोटा सा पहाड़ था या वो बड़ा पहाड़ था जो दुनिया में कोई बड़े पहाड़ में नजर आ रहे, उनमें से एक निकाल लें और अल्लाह ताला ने उसमें से दुनिया में जमीन में भेज दिया वापस, विच इज अगेंस्ट द वेरी कोर ऑफ ऑल ऑफ दोज। इस्तिलाही मतलब भी, मुहावरे के मतलब भी उन आयात के जिसमें अल्लाह ताला और आदम के बारे में अल्लाह ताला जो बता रहे हैं, और इस पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में और मकसद बता रहे हैं, और फिर जो भी अखलाकी पहलू निकलते हैं इस तमाम स्टोरी के। इट्स नॉट अ पैराबल फॉर द सेक ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। आदम अलैहिस्सलाम इज द कॉज, he addresses the cause of why we are here. Any and every human being who wants to know his purpose in this planet, जो कि अंदर की आवाज है आपकी, वो आदम को जाके इन्वोक करता है कि मेरे बाप को क्या मिशन मिला था जो मैं दुनिया में आया, वरना आप कहां से पर्पस निकालते हैं? एवोल्यूशन के बाद तो कोई पर्पस की वजह ही नहीं बनती।
सो इट्स अ बिगर प्रॉब्लम जो कि मतलब बेस हिला देता है एक मुसलमान की। सो या कुरान मान ले लिटरली, या फिर एवोल्यूशन को मान ले। और ये जो हाइब्रिड मॉडल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अपोलोजेटिक माइंडसेट है जो कि अल्लाह की बजाय लोगों को खुश कर रहे हैं आप, कि मैं भी साइंटिफिक हूं, मैं बड़ा क्रिटिकल थिंकर हूं, मैं बड़ा इल्म रखता हूं। आर यू किडिंग मी? डार्विन के अपने फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट ने डार्विन को रिफ्यूट कर दिया था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ साइंस दैट ही हैड in his book, in his theory. And this is a very political movement, evolution के पीछे जो चल रही है इस वक्त। आपको अगर इतना ही नहीं पता कि पॉलिटिक्स किस लेवल पे इन्वॉल्व है एवोल्यूशन की, चर्च और चर्च के खिलाफ क्यों इतनी मूवमेंट की डार्विनिस्टिक फिलोसफर्स ने, किस किस तरह के मुल्क इस वक्त इस कॉन्सेप्ट को अपनी डॉक्ट्रिन में डालने के लिए मजबूर हुए हैं। तो आपको तो सियासत का पता ही, वर्ल्ड व्यू तो क्लियर ही नहीं हुआ आपका। तो फिर आप होते कौन है ये बात करने वाले कि मजहब में इंटरवेंशन करें, आप रिलीजियस डॉक्ट्रिन के अंदर आप इंटरवेंशन ना करें। आप पहले पॉलिटिकल वो जो है ना किताबें को खोल के देखें और आपको पता चले कि यूरोप में चल क्या रहा था जब डार्विन की किताबें पब्लिश हो रही थी। तो उस वक्त क्यों उसको प्रो डार्विनिस्टिक जो लॉबी है उनको क्यों फंड कर रही थी, क्योंकि जो प्रो चर्च लॉबी थी वो किस बेस के ऊपर अपने जो हैंडल्स हैं वो क्रिएट करने की तोड़ रहे थे ये उनके चर्च के हैंडल्स को, और वो रिएक्शन के तौर पर बचा रहे थे। दे हैड टू पब्लिश डार्विन एट एवरी पॉसिबल लेवल बिकॉज चर्च और स्टेट की लड़ाई यूरोप में 300 साल तक खून रेजी के मकाम तक पहुंची थी। ये तो लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी में, तो अगर डार्विन ने किताब में लिखी होती तो कोई और इनमें से कोई प्रेसिडेंट लिख देता, जो कि इस वक्त के जो पपेट्स हैं सियासत के, जो इस वक्त के जो फ्री थिंकर्स अपने आप को कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल साइड ऑफ थिंग्स, इफ यू डू नॉट नो व्हाई डार्विन इज प्रोपेगेटेड देन यू डोंट इवन डिजर्व द राइट टू स्पीक अबाउट डार्विन और इवन अगेंस्ट हिम। आई नो कि मैं इस्लाम को प्रोपेगेट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज आई नो का पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या है इसकी, एज वेल एज मोरल रिपरकशंस, एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिपरकशंस। सो इट्स अ preposterous थिंग टू इवन थिंक अबाउट के आदम से पहले के तमाम क्रिएशंस दुनिया में ही पाई गई, मगर आदम जन्नत में पाई गई, और दुनिया के अलावा अर्थ कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट। और उसके बाद एवोल्यूशन को पार्शली मैं मान लूं, पार्शली ना मानूं, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जो है वो एक अमीबा का सबूत लेके आऊं और पूरी के पूरे पर्पस ऑफ यूनिवर्स को हिला के रख दूं, और तमाम जो है ना डिवाइन लिटरेचर उसकी पूरी की पूरी बुनियाद को एक सेडिमेंट्री रॉक या अमीबा की ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के ऊपर जाके ठहरा दूं। दिस इज एज stupid as it gets when it comes down to any sort of movement जो कि एक इंडिविजुअल अपने अंदर क्रिएट करे, अपनी फैमिली के अंदर क्रिएट करे, या फिर बिकॉज ऑफ डार्विन अब पूरी की पूरी जो है ना यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एकेडेमिया को डार्विन घुट्टी में पिलाया जाता है कि इसके बगैर मुझे एक पाई नहीं देंगे अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी चलानी है। तो यू डू नॉट नो दैट, देन यू डू नॉट हैव द राइट टू होल्ड द माइक्रोफोन। आई होप दिस क्लैरिफाइज कि एज अ मुस्लिम आपको किस तरीके से देखना है, लेट अलोन के कॉन्शियस और क्रिटिकल थिंकर क्या होता है। थैंक यू वेरी मच साहिल, आपने एवोल्यूशन को भी काफ़ी बेहतर तरीके से क्लियर कर दिया और इस्लामिक कॉन्सेप्ट को भी, और जो आमदी साहब ने भी किया उसको भी बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। थैंक यू वेरी मच।